गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व में राजनीति, इस बुक की अपने चर्चा कर रहे थे और इस बुक में अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपने इसी बुक का जो 5वां चैप्टर है अपने समकालीन विश्व में सुरक्षा, इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर भी है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसमें अपने सबसे पहला जो बिंदु आता है जो कई बार अपने 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि सुरक्षा क्या है। सबसे पहले तो सुरक्षा कहते किसको है, सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है। और सीधा अगला एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, या आपको पूछ लेगा सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है, या सुरक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। इस प्रकार का 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि अपने ऊपर जो भी खतरे आ रहे हैं उन खतरों से अपने क्या होना, स्वतंत्र होना, या उन खतरों से क्या होना, आजाद होना, या उन खतरों से क्या होना, दूर होना, वही क्या है, सुरक्षा है। सीधा सा अर्थ अपने देखें तो भैया अपने कह सकते हैं कि व्यक्ति के ऊपर जो भी खतरे हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी एक प्रकार से उसके ऊपर संकट है, उनका टल जाना, उसे अपने क्या कहेंगे, सुरक्षा कहेंगे। लेकिन शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से बात करें तो सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खतरों से आजादी। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो क्या है, खतरों से आजादी। अगर संकीर्ण दृष्टिकोण से बात करें तो संकीर्ण दृष्टिकोण में अपने कह सकते हैं कि जो एक मनुष्य के जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं उन मूल्यों की क्या करना, रक्षा करना, वही क्या है, सुरक्षा है। मतलब एक व्यक्ति का जो आत्म सम्मान है, उसका जो स्वाभिमान है, जो उसकी एक प्रकार से जो आदर्श है, जो उसके गुण है, ठीक है, उनका क्या करना, सम्मान करना, उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत करना, वो क्या हो गया, सुरक्षा का संकीर्ण है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें व्यापक दृष्टिकोण की कि सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण क्या है, तो सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो गंभीर खतरे हैं, ठीक है, गंभीर खतरों में जैसे मान लो कोई महामारी है, कोई एड्स, बर्ड फ्लू, या अपने से कोरोना आई थी, कोरोना वगैरह है, आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस प्रकार के जो व्यापक खतरे हैं उन खतरों से क्या करना, मनुष्य की, मानव की रक्षा करना, वो क्या है, सुरक्षा है। तो यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, खतरों से आजादी, या पूछ ले सुरक्षा का संकीर्ण दृष्टिकोण से अर्थ क्या है, या सुरक्षा का व्यापक दृष्टिकोण में क्या अर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो भैया सुरक्षा है, इस सुरक्षा का वर्गीकरण अपने 2 भागों में किया गया है, ठीक है। एक तो है आपकी पारंपरिक सुरक्षा, एक है अपारंपरिक सुरक्षा। मतलब सुरक्षा का वर्गीकरण 2 धारणाओं में किया गया है, पारंपरिक और अपारंपरिक। सबसे पहले यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में आपको बता दूं। देखो, या तो इनमें आपको अंतर पूछते हैं कि कोई 2 अंतर बताइए, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक सुरक्षा की। देखो, पारंपरिक सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की पहली अवधारणा कौन सी है, पारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा में कहा गया है कि बाहरी तथा आंतरिक रूप से किसकी रक्षा करना, राष्ट्र की सुरक्षा करना। मतलब राष्ट्र की जो है वो बाहरी खतरों के साथ साथ में जो आंतरिक खतरे हैं, जो आंतरिक समस्याएं हैं, जो आंतरिक संकट है, उनसे अपने देश की, अपने राष्ट्र की क्या करना, हिफाजत करना, रक्षा करना, वही क्या है, पारंपरिक सुरक्षा है। अब आंतरिक खतरे तो आपको पता है, जैसे मान लो किसी देश के अंदर कोई दंगा हो गया, किसी प्रकार का मनमुटाव हो गया, 2 संप्रदायों के मध्य तनाव हो गया, टकराव हो गया, ठीक है। बाहरी खतरे का मतलब हो गया एक देश के द्वारा दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करना। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था भैया, 1962 में चीन ने भारत पे आक्रमण किया था, 1971 में भारत पे पाकिस्तान ने हमला किया था, 1999 में कारगिल वाली लड़ाई। तो ये कैसा खतरा हो गया, ये सैन्य खतरा हो गया, बाहरी खतरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सैन्य खतरा जो है वो क्या होता है, प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पारंपरिक सुरक्षा जो है इसमें बाहरी तथा आंतरिक रूप से राष्ट्र की क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है, और इसमें जो प्रमुख खतरा होता है वो क्या होता है, सैन्य खतरा होता है। मतलब एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश पर हमला करना। क्लियर है। अब यही जो पारंपरिक धारणा है, इस पारंपरिक धारणा के 2 रूप है।
एक तो बाहरी सुरक्षा और दूसरी कौन सी, आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। बाहरी सुरक्षा क्या होती है, एक बार वापस देख ले। बाहरी सुरक्षा का मतलब हो गया अन्य देश से क्या करना, अपने देश की रक्षा करना या सुरक्षा करना। जैसे भारत है भैया, भारत के अन्य राष्ट्रों से, जैसे मान लो चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, इनसे क्या करना, अपने देश की रक्षा करना। और रक्षा कैसे होगी, रक्षा के अंतर्गत प्रमुख जो खतरा है वो कौन सा है, सैन्य खतरा है। इस सैन्य खतरे को क्या रखना, ध्यान में रखना कि कहीं ये देश हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे। क्लियर है, ये तो हो गई कैसी सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा। अब कई बार क्या होता है, देखो युद्ध हो जाता है या युद्ध होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो युद्ध की स्थिति में किसी देश के पास क्या विकल्प होते हैं। मतलब मान लो युद्ध होने वाला है, युद्ध हो सकता है या युद्ध हो रहा है, तो उस कंडीशन में किसी देश के पास में कौन कौन से विकल्प है। जैसे मान लो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई होने वाली है या लड़ाई हो रही है, तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या भारत को क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि युद्ध की स्थिति में किसी देश के पास में कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, कोई 2 या 4 विकल्प बताइए। तो पहला विकल्प जो है वो क्या है, आत्मसमर्पण कर दो, हाथ ऊपर कर दो। समझ रहे हो, आत्मसमर्पण का मतलब अपने हार स्वीकार कर लो, अगला देश क्या चाह रहा है उसको स्वीकार कर लो। दूसरा पॉइंट है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब दूसरे देश के बराबर में अपनी क्या बना लो, शक्ति बना लो। मतलब दूसरा देश कितना पावरफुल है उतना पावरफुल अपने आप को बना लो, या आपकी कंडीशन क्या है वैसी ही कंडीशन अगले देश की बना दो। वो क्या हो गया, शक्ति संतुलन। तीसरा है अवरोध तथा सुरक्षा की नीति। देखो ये ध्यान रखना भैया, कई बार पूछा जाता है अवरोध। अवरोध क्या होता है, अवरोध का मतलब होता है युद्ध की आशंका को रोकना। युद्ध की आशंका को रोकने की जो नीति होती है उसे ही क्या कहते हैं, अवरोध कहते हैं। मतलब युद्ध की स्थिति में या तो अवरोध की नीति अपनाओ, अवरोध की मतलब उस युद्ध को रोकने का प्रयास करो। ठीक है, अवरोध का सुरक्षा की नीति, या फिर सुरक्षा करने के लिए, अपने देश की हिफाजत करने के लिए उस युद्ध से जो नाश हो, विनाश हो सकता है, उसको इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा देश जो है वो भी हमला करने से एक बार पीछे हो जाए, उसको भी ये लगे कि अगर हम हमला करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, विनाश होगा, अपना भी विनाश होगा, दूसरे देश का भी विनाश होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है अवरोध क्या है, तो युद्ध की आशंका को रोकने की नीति। ठीक है, अगला है गठबंधन बनाना। गठबंधन कैसे लिया, देखो युद्ध को, गठबंधन का मतलब हो गया कि अधिक से अधिक देशों के साथ में अपने संबंध बढ़ाना। आपने कई बार सुना होगा गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं बनती तो कई पार्टियां मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। तो यहाँ पे भी गठबंधन का अर्थ वही है। जैसे मान लो कोई कमजोर राष्ट्र है तो उस राष्ट्र को क्या करना चाहिए, जो अन्य राष्ट्र है उनके साथ में अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने चाहिए, उनके साथ में संधियां बढ़ानी चाहिए। संधियां बढ़ाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा, एक गठबंधन बन जाएगा, उनकी एक ग्रुप बन जाएगा, उनका एक समूह बन जाएगा जो युद्ध को रोकने का क्या कर सकता है, प्रयास कर सकता है। इसके अलावा यह रक्षा, इसका रक्षा के अंतर्गत मतलब अपनी रक्षा करने का क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाहरी सुरक्षा में। क्लियर है, बाहरी सुरक्षा का मतलब हो गया अन्य देश से अपने देश की क्या करना, रक्षा करना। और इसमें जो प्रमुख खतरा होता है वो कैसा होता है, सैन्य खतरा होता है। अब युद्ध हो जाए मान लो भैया, ठीक है, तो युद्ध की स्थिति में किसी देश के पास में कौन कौन से विकल्प होते हैं, ये 5-6 विकल्प मैंने आपको बताए हैं, इनको आप ध्यान रखना। पारंपरिक धारणा के 2 रूप में, पहला रूप बाहरी सुरक्षा हो गया, दूसरा रूप हो गया आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का मतलब अन्य देश के साथ साथ में अपने देश के अन्य राष्ट्र के साथ साथ में जो आंतरिक समस्याएं हैं, जो आंतरिक मनमुटाव है, जो आंतरिक टकराव है, उनसे भी अपने देश की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, बाहरी सुरक्षा में तो अपने किससे रक्षा करेंगे, किसी दूसरे देश से रक्षा करेंगे। आंतरिक सुरक्षा में अपने देश में मान लो कोई हिंसा हो गई, कोई महामारी हो गई, किसी प्रकार का कोई संकट आ गया, उससे अपने देश की क्या करना, रक्षा करना। वो क्या हो गया, आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा की दूसरी अवधारणा है भैया अपारंपरिक सुरक्षा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि
राष्ट्र की सुरक्षा की जा रही है। पारंपरिक धारणा में किसकी सुरक्षा हो रही है? ओनली राष्ट्र की सुरक्षा की बात हो रही है। जबकि अपारंपरिक जो सुरक्षा की अवधारणा है वो ये कहती है कि राष्ट्र या देश के साथ साथ में संपूर्ण मानवता की क्या होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए। मतलब पारंपरिक धारणा जो है वो केवल राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देती है, जबकि अपारंपरिक धारणा है वो राष्ट्र या देश के साथ साथ संपूर्ण मानवता की सुरक्षा पर बल देती है। इसमें राष्ट्र या राज्य मान लो, व्यक्ति है, समुदाय है, उनकी सभी की सुरक्षा की बात की जाती है किसमें? अपारंपरिक सुरक्षा में। इस कारण इसको विश्व की सुरक्षा अथवा मानवता की सुरक्षा भी कहा जाता है। किसको? अपारंपरिक सुरक्षा को क्या कहते हैं? विश्व की सुरक्षा या मानवता की सुरक्षा। अब अपारंपरिक सुरक्षा के भी दो रूप है, यही है भैया दोनों रूप। कौन कौन से? एक तो मानवता की सुरक्षा, एक विश्व की सुरक्षा। मानवता की मतलब वहां पर रहने वाले जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उनकी सुरक्षा। सुरक्षा किनसे? सुरक्षा भैया अपने जो हिंसक खतरे हैं, उन हिंसक खतरों से मनुष्य को बचाना। हिंसक खतरे कौन से? जैसे मान लो कोई युद्ध है, कोई जनसंहार हो गया, आतंकवाद है, अकाल है, कोई महामारी है, इनसे मनुष्य की क्या करना? रक्षा करना। जैसे 3-4 साल पहले आपने देखा होगा कोरोना नामक महामारी आई थी, ठीक है, तो वो किस में आ गया? आपके अपारंपरिक सुरक्षा में आ गया। आतंकवाद देखो, आतंकवाद क्या होता है भैया? आतंकवाद का मतलब हो गया एक ऐसा समूह है या संगठन जो निर्दोष लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और अपने किसी नाजायज या अनुचित मांग को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर गैर कानूनी कार्य करके क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। जैसे आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, विमान अपहरण कर लेना, बस का अपहरण कर लेना, किसी नेता का किडनैप कर लेना और फिर सरकार के ऊपर दबाव डालना, वो क्या है? आतंकवाद है। और इसमें जो मुख्य निशाना बनाया जाता है वो किनको बनाया जाता है? निर्दोष व्यक्तियों को। ठीक है, तो अपनी मानवता की सुरक्षा में क्या आ जाएगा? मनुष्य की सुरक्षा आ जाएगा, जिसमें मनुष्य की युद्ध से, जनसंहार से, आतंकवाद से, अकाल से, महामारी से, जैसे बर्ड फ्लू है, एड्स वगैरह है, कोरोना वगैरह जो थी, इनसे क्या करना? रक्षा करना। दूसरा है भैया विश्व सुरक्षा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, विश्व सुरक्षा की अवधारणा जो है इसका प्रारंभ हुआ था 1990 से। ठीक है, विश्व सुरक्षा में भैया आपको किससे ध्यान रखना है? वैश्विक ताप वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि का मतलब क्या होता है? विश्व के तापमान में वृद्धि हो जाना, धरातल में एक प्रकार से तापमान का बढ़ जाना, जिसको अपने ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो इसमें वैश्विक ताप वृद्धि है, वैश्विक आतंकवाद है, आपके बर्ड फ्लू है, एड्स है, इस प्रकार की महामारियां इसके अंतर्गत आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने सुरक्षा की बात करें थे। सुरक्षा की दो अवधारणाएं हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक धारणा के दो रूप है, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। इधर अपारंपरिक सुरक्षा के दो रूप है, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है भैया अपने शक्ति संतुलन और उसको बनाए रखने वाले प्रमुख साधन। कई बार ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, शक्ति संतुलन का मतलब क्या हो गया? शक्ति संतुलन का मतलब हो गया भैया इक्वल होना। जैसे मान लो ये है पेड़, ठीक है, कभी इधर नीचे जा रहा है, कभी ऊपर है, तो इसको लेवल में लेना। समझ लो, आपने देखा होगा कि विश्व में कई देश ऐसे हैं जो काफी पावरफुल है, जैसे अमेरिका है। कई देश ऐसे हैं जो काफी कमजोर है, ठीक है, उनकी सैनिक शक्ति या आर्थिक शक्ति काफी कमजोर है। ठीक है, तो ये शक्ति संतुलन नहीं है। शक्ति संतुलन के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी राष्ट्र को आप इतना ताकतवर, इतना सबल, इतना मजबूत न होने दे कि वह अन्य के लिए क्या कर दे? खतरा उत्पन्न कर दे। समझ लो, जैसे अमेरिका है, अमेरिका अब बहुत पावरफुल हो चुका है, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करे कि अमेरिका के ऊपर इस प्रकार दबाव रखे कि वह किसी अन्य के लिए खतरा उत्पन्न ना करे। समझ लो, यहां पर देखो, किसी भी देश को इतना सबल या ताकतवर नहीं बनने देना चाहिए कि वह अन्य के लिए क्या करे? अन्य राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करे। वही क्या है? शक्ति संतुलन। मतलब शक्ति को बनाए रखना, किसी को ज्यादा पावरफुल नहीं होने देना, क्योंकि अगर एक राष्ट्र ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो वह अन्य राष्ट्रों के ऊपर क्या करेगा? अपना अधिकार जमाएगा, अपनी तानाशाही करेगा, अपनी मनमानी करेगा। परिभाषा के तौर पे आपको ध्यान रखना है, किसी भी देश को इतना सबल या ताकतवर नहीं होने देना चाहिए कि वह अन्य राष्ट्रों के लिए खतरा उत्पन्न
कर सके। अब यहाँ पर बात आती है कि शक्ति संतुलन को बनाए रखने वाले साधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार से शक्ति संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। तो पहला पॉइंट आता है भैया मुआवजा या क्षतिपूर्ति। मतलब जो राष्ट्र काफी एक प्रकार से ताकतवर है, ठीक है, जो अन्य देश के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है, उसके ऊपर मुआवजा लगाना चाहिए, उसकी भूमि का बंटवारा करना चाहिए, उसकी भूमि का समायोजन करना चाहिए, उसका एक प्रकार से जो अगर वह किसी अन्य को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके ऊपर क्षतिपूर्ति उससे प्राप्त करनी चाहिए, उससे हर्जाना वसूल करना चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात है शस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है, देखो दो वर्ड है एक दूसरे के उल्टे। शस्त्रीकरण का मतलब हो गया हथियारों की होड़ करना, हथियारों को बढ़ाना, ठीक है। तो शक्ति संतुलन करने के लिए या तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो एक देश है अमेरिका, एक हो गया भारत, ठीक है, ये दो देश है भैया, मान लो सपोज करो। अब भारत को अमेरिका के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शस्त्रीकरण करना पड़ेगा, भारत को अपने हथियार बढ़ाने पड़ेंगे। या फिर इसका उल्टा कर दो, अमेरिका के जो हथियार है उनकी संख्या में क्या कर दो, कमी कर दो, वो क्या हो गया निशस्त्रीकरण। मतलब या तो भारत अपने हथियार बढ़ा ले या अमेरिका के हथियारों में क्या कर दे, कमी कर दे, उससे क्या हो जाएगा, शक्ति संतुलन हो जाएगा, दोनों देश जो है वो बराबरी पर आ जाएंगे। तीसरा है गठबंधन। गठबंधन अभी मैंने आपको बताया कि शक्ति संतुलन के लिए अगर आप कमजोर हो तो आप अन्य राष्ट्रों के साथ में संधियां करो, मित्रतापूर्ण व्यवहार करो, अन्य राष्ट्रों के साथ में एक प्रकार से सहयोगात्मक संबंध कायम करो, अपना एक ग्रुप, अपना एक समूह है, एक अपना गठबंधन बनाओ ताकि आप कमजोर ना रह सको, ठीक है। चौथा है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया कि जो बड़ा देश है वो छोटे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर अपनी मित्र सरकार जो है वो वहां पर क्या कर सकता है, स्थापित कर सकता है। समझ रहे हो, हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया, कोई बड़ा देश है, कोई पावरफुल देश है, कोई शक्तिशाली देश है, वो किसी छोटे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके वहां पर अपनी पसंद की सरकार कायम कर सकता है, जिससे शक्ति संतुलन जो है वो क्या रह सके, बना रह सके। इसके अलावा यह अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति, वो अपना कर भी देखो अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था भैया, अंग्रेजों के पास से अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अपनी सेना लेकर नहीं आए थे, अंग्रेजों ने यहाँ पर ये नीति काम में ली थी। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ के जो शक्तिशाली राजा थे उन राजाओं को फूट डालकर एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया। समझ रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ उनको क्या करवा दिया, लड़वा दिया, और अंत में खुद जो है जो राजा बचता उसको खुद ने एक प्रकार से अपने अधीन कर लिया या खुद ने उनको समाप्त कर दिया। यहाँ पर कई ऐसे शक्तिशाली राजा थे जिनका मुकाबला अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस राजा के आसपास के जो सहयोगी थे, जो मित्र थे, जो राष्ट्र थे, जो देश थे, जो आसपास के एक प्रकार से साम्राज्य थे, उन साम्राज्यों में और उस राजा के प्रति एक प्रकार से फूट डाल दी। भाई जैसे मान लो ये कोई राजा है, ये किंग है, ठीक है, इसका मुकाबला आप नहीं कर सकते और इसका इन देशों के साथ में, इन राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो अब आप क्या करोगे, इस राजा का एक प्रकार से इनके साथ में फूट डाल दो, ठीक है, इनके साथ में फूट डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, कमजोर हो जाएगा तो वापस शक्ति संतुलन हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हो, यही नीति अपना कर भी अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या किया था, राज किया था, ठीक है। नंबर 6 बफर राज्य। बफर राज्य का मतलब क्या होता है भैया, बफर राज्य का मतलब हो गया दो ताकतवर राष्ट्रों के बीच में एक कमजोर राष्ट्र की स्थापना करना। मतलब दो पावरफुल देश है, उन दोनों पावरफुल देशों के मध्य एक कमजोर राष्ट्र की स्थापना कर दो, उससे भी क्या होगा, शक्ति संतुलन बना रहेगा। समझ रहे हो, तो ये क्या था, अपने शक्ति संतुलन और उसको बनाए रखने वाले प्रमुख साधन। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है भैया खतरों के नए स्रोत। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि वर्तमान समय में विश्व के सामने खतरों के नए स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको इनमें सिर्फ नाम ध्यान रखना है 4-5। जैसे पहला नाम आता है आतंकवाद। देखो आतंकवाद की वापस में परिभाषा बता दूं कि देखो किताब में कई तरह की परिभाषा मिल जाएगी, लेकिन अपने एक नॉर्मल परिभाषा ध्यान रखें। आतंकवाद में होता क्या है, आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी कौन होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है। तो आतंकवाद क्या है भैया, लोगों का एक समूह होता है, सीधी सी बात है, ठीक है, जो अपने किसी अनुचित या गैर कानूनी या नाजायज मांग को पूरा करने के लिए, समझ रहे हो,
अनुचित, गैर कानूनी या नाजायज मांग को पूरा करने के लिए सरकार पे क्या डालते हैं, दबाव डालते हैं, और दबाव डालने के लिए कोई अनुचित कार्रवाई करते हैं, जैसे विमान अपहरण है, बस अपहरण है, प्लेन हाईजैक है, अपने किसी नेता का अपहरण है, इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। और इनके द्वारा मुख्य रूप से जो निशाना है वो निर्दोष या आम नागरिकों को बनाया जाता है। वही क्या है, आतंकवाद है। तो खतरों के नए स्रोत में आतंकवाद हो गया, आपके HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू है, कोई महामारी कोरोना वगैरह थी, ठीक है। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थी जानते हो क्या, जैसे भैया 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर। उस समय बांग्लादेश से हजारों की संख्या में लोग भागकर भारत में आए थे, तो उनको शरणार्थी कहा गया था। शरणार्थी का मतलब हो गया कोई किसी अन्य देश से या राष्ट्र से लोग जो है वो युद्ध होने पर या कोई मुसीबत आने पर, कोई विपदा आने पर, कोई संकट आने पर अपने किसी देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। जैसे मान लो ये है आपके भारत, ठीक है, और ये कोई अन्य देश आ गया, मान लो आपके अमेरिका, मान लो यहाँ पर कोई संकट आ गया, एक मानना है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पर कोई विपदा आ गई, कोई संकट आ गया, किसी देश ने आक्रमण कर दिया या यहाँ कोई महामारी फैल गई, मतलब कोई ना कोई विपदा आ गई, यहाँ पे कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तब हम यहाँ से छोड़ के भी यहाँ जाकर निवास करने लगे, या इस क्षेत्र को हमने छोड़ दिया, अन्य कहीं भी हम जाकर निवास कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, शरणार्थी। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने क्या ली है, शरण ली है, ठीक है। इसके अलावा यह मानवाधिकारों का उल्लंघन, जो मनुष्य को जो मूल अधिकार मिले हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, मानवाधिकार, ठीक है। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।